नमस्कार साथियों, मैं शिखा पालीवाल अपने चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम हल करने जा रहे हैं हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न आपके जो फर्स्ट टॉपिक है नेट परीक्षा का, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, उससे संबंधित 50 प्रश्न इस टेस्ट पेपर फर्स्ट में हम आज सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से जैसे जब मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक पढ़ाई थी, तब मैंने आपसे कहा था कि समय समय पर आप रिवीजन करते रहें। ठीक है, परीक्षा तक किसी चीज़ को पढ़ना भी महत्वपूर्ण है, पढ़ने के साथ उसका रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपने उस पुस्तक को पढ़ लिया है 1 से 2 बार, लेकिन आपने उसको परीक्षा पूर्व रिवाइज नहीं किया, तो जब आपने पढ़ा है उसे आप भूल जाएंगे। भूले नहीं, इसीलिए इसका रिवीजन कर रहे हैं हम। और हिंदी साहित्य का इतिहास, सरल एवं संक्षिप्त इतिहास पुस्तक का हमारा पहला टॉपिक था भाषा। तो आज हम टेस्ट पेपर फर्स्ट में सॉल्व करेंगे भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसके बाद आदिकाल, फिर भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल तक आते हुए हम अपनी गद्य विधाओं का संपूर्ण रिवीजन कर लेंगे। जिन लोगों ने भी उस पुस्तक को अभी तक नहीं पढ़ा है, तो बहुत ही छोटी सी सरल सी पुस्तक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप वहां जाके देख लें। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। बहुत से प्रश्न आपको सरल लगेंगे क्योंकि वो परीक्षाओं में बार बार दोहराए जाते हैं, लेकिन बहुत से नए प्रश्न भी आपको इस टेस्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। इसको आप एक टेस्ट पेपर की तरह लगाइए। जैसे कि यदि आपने अभी तक वो पुस्तक नहीं पढ़ी है, तो पहले आपका उसका जो वीडियो है भाषा और विकास वाला, वो देख लीजिए। उसके बाद इस टेस्ट पेपर को आप लगाइएगा, और आप लोग इस टेस्ट पेपर को लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इन भाषा के उद्भव एवं विकास जो फर्स्ट इकाई है नेट परीक्षा की, उसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए। साथ ही यह प्रश्न टीजीटी पीजीटी, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी अथवा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम्स हो, उसमें बार बार दोहराए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। अब भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? हिंदी, वैदिक संस्कृत, मराठी या लौकिक संस्कृत? तो इसका सही उत्तर है बी, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से ही हमारी समस्त भारतीय आर्य भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। दूसरा प्रश्न है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबद्ध है? भारतीय आर्य भाषा परिवार, ब भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आपको इसका उत्तर सोच लेना है। तो इसका सही उत्तर है स, द्रविड़ परिवार। ये है, सभी भाषाएं द्रविड़ परिवार से संबंधित है। तीसरे नंबर का प्रश्न देते हैं, भाषा का मूल रूप कौन सा है? लिखित, मौखिक, मानक या साहित्यिक रूप? मूल रूप कौन सा है, यानी जहां से शुरुआत हुई है? सोच लिया आप लोगों ने, उत्तर समझ में आ गया होगा। इसका मूल रूप है मौखिक रूप, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहले भाषा को इतना लिखा नहीं जाता था। पहले एक गुरु बोलता था, शिष्य उसको कंठस्थ कर लेते थे। ठीक है, तो मौखिक रूप, सबसे पहले बोलना प्रमुख है, लिखना तो बाद में आएगा। सबसे पहले तो बोलना सीखता है व्यक्ति, बच्चा जो होता है बोलना सीखता है अनुकरण द्वारा, लिखता तो बाद में है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखें, मौखिक रूप। चौथा प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? देखिए, ये बहुत छोटे छोटे अक्षरों में टाइपिंग हुई है, तो इसलिए इतना साफ आपको नहीं दिख रहा, लेकिन मेरी आवाज आपको बिल्कुल साफ आ रही होगी। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तो 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी? ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए और उत्तर दीजिए, क्योंकि इसको हमने अपने उसमें पढ़ा है। 19वीं शताब्दी। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप 19वीं शताब्दी में भारतेंदु काल में आके विकसित हुआ, यह हम सभी जानते हैं। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो इसका सही उत्तर है अ, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 सही उत्तर है। छठवां प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका उत्तर आप सभी जानते होंगे, सरस्वती पत्रिका, जिसका कि कार्यभार द्विवेदी जी ने संभाला था
3 में, और उसके बाद से ही भाषा की दृष्टि से बहुत ही, व्याकरण के सुधार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उनका हिंदी साहित्य में माना जाता है। 7वां प्रश्न है, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? द्रविड़ हिंदी, दक्कनी हिंदी, दक्कनी उर्दू और परिनिष्ठित हिंदी। ध्यान पूर्वक प्रश्न पढ़िए। उत्तर भारत की खड़ी बोली दक्षिण में किस रूप में जानी जाएगी? तो भाई द्रविड़ तो दक्षिण की अपनी है, तो ये दक्कनी हिंदी के रूप में विकसित हुई। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली? तो यह है फारसी भाषा को मान्यता मिली। हम सभी जानते हैं मध्यकाल यानी मुगल काल, ठीक है। और ये आपको बहुत अच्छे से, मैंने उस पुस्तक को जब आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से समझाया कि किस काल में किस प्रकार की गतिविधियां और परिस्थितियां की प्रधानता थी। तो यदि आपने वो पुस्तक पढ़ी है तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं भी मालूम है तो आप उस तरीके से लगा लेंगे कि मध्यकाल मतलब मुगल काल, तो उसमें फारसी ही चलेगी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद 343। इससे संबंधित भी नेट की परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रज भाषा और अवधी किस काल की भाषाएं थी? मध्यकाल की। ब्रज भाषा और अवधी मध्यकाल की, यानी जो मुगल काल था उसमें राजकाज की भाषा तो फारसी थी, लेकिन मुगल काल में ही, अकबर के काल में ही भक्ति काल चलता है और भक्ति काल में कवियों ने ब्रज भाषा और अवधी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो यह भी स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो 5 वर्गों में हिंदी की बोलियों को हम बांटते हैं। बुंदेली और कन्नौजी बोली किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो यह पश्चिमी उपभाषा वर्ग की बोलियां। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ? तो यह अपभ्रंश से हुआ। भारतीय जो आधुनिक संस्कृत से विकास हुआ, पाली का, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। तो आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है मूलतः अपभ्रंश से, है ना। जिसे भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो हम सभी जानते हैं भोजपुरी बिहार में बोली जाती है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? तो मानक हिंदी का जो विकास है वो खड़ी बोली हिंदी से माना जाता है। अब 16वां प्रश्न हम इसका देख लेते हैं। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। देखिए इस तरीके के प्रश्न आपको सीटेट में भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साहित्य की ये जो परीक्षाएं होती हैं विषय विशेष के, उसमें भी देखने को मिलते हैं। तो भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, यह गलत बात है, क्योंकि भाषा समाज की वस्तु होती है, अकेले व्यक्ति की वस्तु नहीं होती। मुझे याद आ रहा है कि सीटेट के पेपर में भी इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? तो चित्र लिपि सबसे पहली है, क्योंकि सबसे पहले चित्रों की लिपि होती थी, चित्रों के द्वारा भाषा को व्यक्त किया जाता था। इस तरीके की भाषा जो लिपि हम अब लिखते हैं देवनागरी लिपि, यह नहीं थी पूर्व में। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग में है? तो यह पश्चिमी हिंदी के वर्ग में है। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी थी? फारसी। इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो ब्राह्मी लिपि पहले उर्दू की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो मराठी भी देवनागरी भाषा में ही लिखी जाती है। इन मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी के किस वर्ग की हैं? राजस्थानी। कोटा के आसपास हाड़ौती बोली जाती है और अलवर के आसपास मेवाती, तो ये राजस्थानी वर्ग की है। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से ही अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ है। हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तो यह अलग है, हिंदी से अलग क्षेत्र है। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई थी? तो यह व्यवस्था की गई है 25 जनवरी 1964, और इसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अब भी यह
चल रहा है। हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाल भाषा तथा परिनिष्ठा भाषा का प्रयोग होता था? मानक भाषा के अर्थ में होता था। इसका सही 4 ऑप्शन है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मानक भाषा और जन भाषा। तो मानक भाषा को ही हम टकसाली, साधु या परिनिष्ठित हिंदी कहते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? जामे रस कछु होत है, पढ़ता ही सब कोई, बात अनूठी चाहिए, भाषा को हो। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ पे 29 प्रश्न देख लिए हैं। अब हम अपने 30वें प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो रेड कलर से सब्सक्राइब वाला बटन है इसको आप दबा दें और साथ ही बेल आइकन में जो ऑल वाला ऑप्शन है उसे प्रेस करें ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही अधिक से अधिक वीडियोस को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप अध्ययनरत हैं तो अपनी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को भी चैनल के विषय में अवश्य बताइए ताकि वो निःशुल्क रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सके। साथ ही यदि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, जबकि लाइक करने के कोई चार्ज भी नहीं लगता, ना कोई सब्सक्राइब करने का आपको चार्ज लगता है, फिर भी आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो याद से इसको लाइक कर दीजिए, उसके बाद आगे के प्रश्न पे बढ़िए। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास पुस्तक आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। चाहे आप हिंदी विषय से किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो तो उसको पहले पढ़ लीजिए और ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हिंदी भाषा के इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, ताकि आगे जो नोट्स मैं आपके लिए तैयार करूं तो उनको मुझे पता हो कि आप लोगों का मतलब कितना आप लोगों को आ रहा है, कितना कर पा रहे हो आप, तो उसमें मुझे भी हेल्प होगी और मुझे ये पता भी चलेगा कि मेरी कक्षा में आप लोगों कितने कर पा रहे हो और अभी कितनी ज़्यादा तैयारी की आपको आवश्यकता। और यदि आपने वो पुस्तक पढ़ी है तो मुझे लगता है कि आप में से अधिकतर काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे इसमें। बाकी आप मुझे लिख के बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सदल मिश्र। तो हम जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे ये। तो खड़ी बोली का विकास शायद वीडियो नंबर 18 या 19 से हम आधुनिक काल पे पहुंचे, वहां हमने पढ़ा है इनके बारे में अपनी पुस्तक में। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो पाणिनि का प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टाध्यायी। पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया? तो पुरानी हिंदी को अपभ्रंश भाषा का समानार्थक माना गया और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने। यह प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो पश्चिमी हिंदी का जो उद्भव है वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई? तो जो पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से विकसित हुई। इनको आपको वन लाइनर के रूप में देखिए, आप देखिएगा, यानी कि प्रश्न पढ़ते ही उसका उत्तर यदि आपके दिमाग में आता है तो ही आप उसको काउंट कीजिएगा अपने सही प्रश्नों की संख्या में। अब आप ऑप्शंस को देख के आ जाए तो भी कर सकते हो, पर मेरी समस्या आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए परीक्षा से पहले कि जैसे ही प्रश्न पूछा जाए आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं रहे, तुरंत आपके माइंड में उत्तर क्लिक होना चाहिए, तब आप मानिए कि आपकी तैयारी अच्छे स्तर पे है। पश्चिमी हिंदी का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है और पूर्वी हिंदी का हुआ है अर्धमागधी से। भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो उसमें होता है वाक्य विज्ञान के अंतर्गत यह आएगा। पाली और प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? वैदिक संस्कृत से। जैसा हम जानते हैं कि वैदिक संस्कृति सभी आर्य भाषाओं का मूल है। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? हिंदुस्तानी का। न शुद्ध हिंदी न शुद्ध उर्दू, मिली जुली शब्दों की भाषा। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। कन्नौजी, बघेली, मगही। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। अवधी बोली का केंद्र स्थान अयोध्या, हम सभी जानते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। ये प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं परीक्षाओं में। आगे देखते हैं हमारे 41वें नंबर का प्रश्न। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू।
राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1963 में। याद कर लीजिए, राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था 1963। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 1967 67। सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी उसमें कितने सदस्य थे? 21। ठीक है। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ये एक विवाद चला था भाषा संबंधी, हिंदी और हिंदुस्तानी, हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए हिंदुस्तानी को, तो इसका नेतृत्व किया था, हिंदी का नेतृत्व किया था राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने, और इनकी विजय भी हुई थी। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया है? तो लाल युग के नाम से उन्होंने पूर्वार्ध को, 19वीं सदी के पूर्वार्ध को लाल युग नाम से उन्होंने संबोधित किया है। किस शताब्दी को हिंदी के प्रचार का युग कहा जाता है? 19वीं शताब्दी को, क्योंकि देखते हैं हम लोग भक्ति काल में और रीति काल में तो ब्रिज भाषा सहित अन्य भाषाओं की प्रधानता थी। मंडयाली का संबंध किससे है? पहाड़ी क्षेत्र से है, पहाड़ी भाषा से है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? अवधी। देखिए जो 50वां प्रश्न है ना, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? अवधी। इतना बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि आपको रट लेना चाहिए कि पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली। तो ऑप्शन में आपको घुमा घुमा के पूछा जाता है। अगर पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है तो उसमें दे देगा बुंदेली या छत्तीसगढ़ी। तो ये तीनों आप रट लीजिए कि पूर्वी हिंदी की ये बोलियां हैं, तो कई सारे प्रश्न आपको सही हो जाएंगे। इसके अलावा हिंदी बोलियों की एक सारणी सी आप बना लीजिए, जैसे आप टेबल बनाते कौन सी भाषा वर्ग के अंदर कौन सी बोली आती है, उससे भी काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न इससे संबंधित जरूर देखने को मिलते हैं। हाँ, प्रश्नों की संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन प्रश्न आते जरूर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा हो गया है हिंदी भाषा से संबंधित टेस्ट पेपर 1। अब मेरे पास तो खैर ये तैयार ही है टेस्ट पेपर, इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया बुक के बाद। बाकी ये आदिकाल के 50 प्रश्न हैं, ये भी हम देख सकते हैं। यह है टेस्ट पेपर 2। तो 2 टेस्ट पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए इसको दूसरी क्लास में सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि फिर उससे क्या है कि आज आप सिर्फ भाषा पर ही अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। इसको आदिकाल वाले को हम अन्य क्लास में सॉल्व करेंगे, यानी दूसरी क्लास में इसका वीडियो बना के आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा और जय हिंद।